हेलो एवरीवन, आई होप अभी तक जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया इस चैप्टर में रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको समझ में भी आया होगा. इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी. प्लीज मेक श्योर यू जस्ट क्लियर योर डाउट्स. विदाउट क्लियरिंग योर डाउट्स प्लीज डोंट गो फॉरवर्ड, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल. आपको आगे का चैप्टर भी समझ नहीं आएगा अगर आप पीछे कोई डाउट्स छोड़ते जाएंगे. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके डाउट्स क्लियर होने ही चाहिए, तो ही आपकी आगे अच्छी पढ़ाई हो पाएगी. नाउ आई स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर सेक्टर कि हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस किए थे, ट्रेडिंग में क्या क्या चेंजेस किए थे. तो अब हम वो चीजें पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर में एग्रेरियन रिफॉर्म्स हम लोग लेकर आए थे. एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अंदर हमारा था कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अंदर हमारी दो चीजें आई थी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स जिसे बोल देते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स आए थे जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन बोल देते हैं. तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर लैंड रिफॉर्म्स, लैंड से रिलेटेड जो भी हमारी चीजें थी, जो भी हम चेंजेस कर सकते थे वो हम लोगों ने किया, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को. एग्रीकल्चर में जो चेंजेस हम लोग लेके आए, एग्रीकल्चर को करने की टेक्निक्स के अंदर जो चेंजेस लेके आए, उसको हमने टेक्निकल रिफॉर्म्स का नाम दे दिया. Now first, land reforms. Land reforms are further divided into three categories: abolition of intermediaries, ownership rights for tenants, and redistribution of land. That means land ceiling. Now we'll study this one by one. First, land reforms. What are the land reforms? Land reform is refer to change in the ownership of land holdings. Changing the ownership. किसका लैंड है? अर्लियर इट वॉज द जमींदारी सिस्टम, जमींदार्स का लैंड था, लेकिन कल्टीवेट कोई और करता था. तो इस ओनरशिप के अंदर चेंज किया. इट इंश्योर दैट द लैंड इन एक्चुअल पास्ड ऑन टू पीपल हु एक्चुअली कल्टीवेट इट. जो उस पे काम कर रहा है लैंड उसी का हो जाएगा. जो कल्टीवेटर है, जो टेनेंट है, जो टिलर है, आप टिलर भी कह सकते हैं, पीजेंट्स भी कह सकते हैं, टेनेंट भी बोल सकते हैं, कल्टीवेटर भी बोल सकते हैं, जो एक्चुअल में खेती कर रहा है, काम कर रहा है, उसी को लैंड मिल जाए. ये हम लोग रिफॉर्म्स में लेकर आए थे. एंड दिस इज नोन एज प्रोवाइडिंग लैंड टू द टिलर ऑफ द soil. Now abolition of intermediaries. Obviously earlier there was intermediaries, middlemen between the government, colonial government and the tiller. तो abolition of the intermediaries. अब middlemen को हम लोगों ने खत्म कर दिया था. आप लोगों ने पहले इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि middlemen का जो इतना ज्यादा इंटरफेरेंस था कि फार्मर को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ लगान और रेंट, यू कैन से दैट, और अपना आउटपुट देना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ लगान. और गवर्नमेंट के पास भी, कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज्यादा नहीं जाता था, बिकॉज मिडिलमैन बहुत ज्यादा पैसा खा जाते थे. नाउ abolition of intermediaries in India. Middlemen, that means zamindars who collected rent from the actual cultivators and deposit a part of it, not the whole, mind it, because a part of it is kept by them as their earning, and a part of it has been given to the government as land revenue. So it was abolished before 1951. What was the result of it? When we took a step forward on this policy for abolition of intermediaries, then what was the result? Almost 200 lakh tenants came into direct contact with the government and were thus freed from being exploited by the zamindar. Near about 200 lakh tenants, tillers, अब उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट से होने लग गया, क्योंकि मिडिलमैन का काम बीच में से खत्म हो गया था और जमींदार जो उनको एक्सप्लॉइट करते थे उससे वो फ्री हो गए थे. फिर आया ओनरशिप राइट फॉर टेनेंट्स. अब टेनेंट्स के ओनरशिप राइट आ गए, क्योंकि अब जब गवर्नमेंट ने ये सोच लिया था कि मिडिलमैन को हटाना है, डायरेक्ट जो लैंड की ओनरशिप है वो टेनेंट को ही दे देनी है, कल्टीवेटर को ही दे देनी है. तो ये केस के अंदर क्या हम लोगों ने देखा, लेजिस्लेशंस हैव बीन पास्ड टू ट्रांसफर ओनरशिप राइट्स ऑन टेनेंट कल्टीवेटर्स. ये अभी हम लोग पहले पढ़ के आए हैं कि हमारे लैंड रिफॉर्म्स में क्या था, हम लोगों ने ओनरशिप राइट चेंज कर दी थी. जो एक्चुअल टिलर है, एक्चुअल कल्टीवेटर है, उसको लैंड की ओनरशिप मिल जाएगी. और इन सम स्टेट्स टेनेंट्स वर मेड द ओनर्स एंड आस्क्ड टू पे कंपेंसेशन टू प्रीवियस ओनर्स. जो पुराने ओनर्स है उनको कुछ पैसा दे दो और ये लैंड तुम्हारा हो जाएगा. फिर तुम जो भी इसके ऊपर कल्टीवेट करोगे ये लैंड तुम्हारा है, जो भी प्रोड्यूस आएगा वो तुम्हारा होगा, बट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स यू हैव टू पे समथिंग टू द गवर्नमेंट. इसका रिजल्ट क्या हुआ? इट गेव टेनेंट्स द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ in agriculture.
अब गेव टेनेंट्स, अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखो जब कोई चीज हमारी अपनी होती है हम उसके ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमारी चीज नहीं है, किसी और ने हमको दे रखी है काम करने के लिए, हमें ये भी पता है उसने हमसे सारा कुछ छीन लेना है, तो हम लोग उसके ऊपर अपना बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाते हैं। लेकिन अब जब सारी चीज हमें पता है, ये लैंड हमारा है, इसकी ओनरशिप हमारी है, इसके ऊपर जो भी प्रोडक्शन होगा वो ज्यादातर हमारा है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो इंसेंटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसके ऊपर ज्यादा काम करेंगे। तो सेम थिंग हैपेंड विद दोज टेनेंट्स, उनको इंसेंटिव मिला कि हम अपने आउटपुट को बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट उनका अपना होगा। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा ना सीलिंग फैन, सीलिंग फैन का मतलब क्या, ऊपर जो छत पे फैन लगा होता है। सीलिंग मीन्स लिमिट, अपर लिमिट, लैंड सीलिंग मीन्स fixing the maximum limit of land ownership. This means fixing the maximum size of land which could be owned by the individual. एक इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम कितने लैंड होना चाहिए ये फिक्स कर दिया, और उससे ज्यादा अगर उनके पास है, उस लिमिट को क्रॉस करेगा किसी ओनर के पास लैंड, तो वो लैंड जो है विल बी ऑक्यूपाइड बाय द गवर्नमेंट। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। ऑब्वियसली इसका काम क्या था, क्यों हम लोगों ने ये किया था, क्यों हमारी गवर्नमेंट जो है लैंड सीलिंग करी थी, वो यही चाह रही थी कि जो हमारे कुछ लिमिटेड हाथों के बीच में सारा लैंड है, वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमारी उसमें से खत्म हो सके। सो नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स इन लैंड रिफॉर्म्स। अब देखो कोई भी चीज हम लोग करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ, कोई भी लॉ बन रहा है, लेजिस्लेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं लूप होल्स उसके अंदर गवर्नमेंट छोड़ देती है, कुछ ना कुछ कमियां ऐसी हो जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका फायदा जो है वो गलत लोग उठा लेते हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या थे, FILE, फाइल करके आप इसको याद कर सकते हैं। F से फॉल्ट इन लेजिस्लेशन, I से इम्प्लीमेंटेशन डिले, देन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, देन एक्सप्लॉइटेशन। नाउ फर्स्ट फॉल्ट इन लेजिस्लेशन, वही मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी आप रूल बनाएंगे, लेजिस्लेशन बनाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल जरूर रहेगा। तो इन सम एरियाज फॉर्मर जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। अब उन कमियों का फायदा कौन उठाते थे, जो पुराने जमींदार थे, जिनके पास बहुत पैसा था, पुराने बड़े बड़े लैंड उन्होंने ले रखे, उन्होंने उस कमियों का फायदा उठाया। रिजल्ट क्या हुआ कि जो इंटरमीडिएरीज थे वो ही उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को कल्टीवेटर बता देते थे कि जी कल्टीवेट तो हम ही करते हैं, हमारा लैंड है। उन्होंने केस कर दिया। जब केस कर दिया तो उससे क्या हुआ, जब कोर्ट में कोई भी केस गया तो एकदम से आप कोई भी लॉ जो है, लीगल कोई भी चीज है, आप नहीं कर सकते। अब जब तक केस चल रहा था तब तक उन जमींदार ने इस चीज का फायदा उठाया कि केस चल रहा है, हमारे हाथ से जमीन अभी कहीं नहीं गई है। उन्होंने उस टाइम पीरियड के बीच में अपने रिलेटिव्स के नाम करा दी जमीन, कि भाई लैंड सीलिंग था, इतना लैंड मेरे नाम पे, इतना लैंड मैं अपनी बहन के नाम पे करा देता हूँ, इतना लैंड मैं अपने भाई के नाम पे करा देता हूँ, जिससे कि लैंड हमारे पास से गवर्नमेंट के पास ना चला जाए। और ये हुआ था क्योंकि कई कमियां थी कोर्ट में जब तक केस चला। ऑल्दो ये तो था ही था कि केस जो है वो गवर्नमेंट ही जीतेगी, लेकिन स्टिल उस बीच में उन्होंने उस जमीन के ऊपर जो भी एक्सेस में उनके पास जमीन थी वो सब अपने रिश्तेदारों के नाम करा दी थी, ताकि वो गवर्नमेंट अपने पास ना ले सके। तो इसको तुम रीड कर सकते हो। दिस द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज्ड द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट, डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके। उसका रिजल्ट क्या हुआ, दे यूज दिस डिले, इस डिले को उन्होंने किस चीज में यूज किया, टू रजिस्टर देयर लैंड्स इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, thereby escaping from legislation. Now lack of political will, कई जगह पे तो सरकार ही काम करने को तैयार नहीं थे, कई जगह सरकार कुछ हाथ पैर ही नहीं मार रही थी कि हाँ भाई अगर हम देख लें कि लैंड सीलिंग हो रहा है उससे ऊपर की जमीन हम लोग ले लें। तो लैंड रिफॉर्म्स वाज सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज दीज स्टेट्स हैड गवर्नमेंट कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ द लैंड ऑफ द टिलर। गवर्नमेंट जो है कमिटेड हो गई, तो उसने बहुत अच्छे से उसमें काम किया था, इसलिए केरला और वेस्ट बंगाल में ये सक्सेसफुल हुआ। रिजल्ट, unfortunately other states did not have the same level of commitment and vast inequality in land holdings continued. inequality रही क्योंकि कुछ स्टेट जो है काम नहीं करना चाह रहे थे, गवर्नमेंट काम नहीं करना चाहती कुछ स्टेट्स के अंदर। एक्सप्लॉइटेशन किस किस का हुआ, लैंडलॉर्ड्स ऑफन फोर्स देयर टेनेंट्स टू वॉलंटरीली सरेंडर द लैंड। कुछ ने डरा धमका के अपने टेनेंट्स को बोल दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर वैसे भी मेरा इतना कर्जा है, तुम जो हो इस लैंड को छोड़ो, और तुम ये चीज नहीं बोलोगे कि ये लैंड के ऊपर तुम कल्टीवेट करते हो, तुम इस लैंड को छोड़ के चले जाओ। अदरवाइज क्योंकि उन्हें पता था, जमींदार को मालूम था लैंडलॉर्ड को कि ये लैंड तो इसको मिल जाएगा बिकॉज ही इज द कल्टीवेटर, तो उन्होंने क्या किया, उनको डरा धमका के वो छोड़ने को बोल दिया, और फिर उसके बाद
टेनेंट्स को तो एक्सपेल करके गवर्नमेंट के सामने खुद आ गए थे ये बोलने के लिए कि हाँ हम तो खुद का, वी आर द एक्चुअल टेलर्स, हम कल्टीवेट करते हैं, तो इसलिए ये लैंड हमें मिलना चाहिए. तो दीज वर द केसेस वेयर टेनेंट्स वर एक्सपेल्ड एंड द लैंड ओनर्स क्लेम्ड टू बी सेल्फ कल्टीवेटर्स ऑल्दो दे वर नॉट. तो ये था हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. आगे आ जाते हैं हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स, जहां पे हम लोग बात करते हैं कौन सी टेक्निक हम लोग यूज करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, जो भी हम लोग टेक्निक यूज कर रहे हैं. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन. अभी ये देखो एक फिगर हमको कुछ बता रही है कि ट्रैक्टर पे जो फार्मर है ये ब्रिटिश मैन को बोल रहा है आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर. आपसे कौन लेना चाह रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा, हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है. नाउ अब ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन था हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज करना, अच्छी सीड्स को यूज करना, जिससे कि हम अपने लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें. The green revolution refers to the large increase in the production of food grains resulting from the use of high yielding variety seeds, and this high yielding variety seeds initially, especially it was used for wheat and rice rather than for any other crop. It was used for wheat and rice. This is a very important question. It can come in 1 mark question. Okay. Now reasons require for green revolution. क्यों लेकर आए थे हम green revolution? हमें क्या need थी? Because countries 75% of the population was dependent on एग्रीकल्चर पे ही सब डिपेंडेंट है. एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, फार्मिंग को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की सबसे ज्यादा नीड थी. तो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी. पुरानी टेक्निक यूज हो रही थी, नई कोई टेक्निक नहीं थी, नई सीड्स नहीं थी, नई फर्टिलाइजर्स नहीं थे, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं थी. प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था. And India was dependent on monsoon. It was dependent on completely on the rainfall. So that's why irrigation facilities was also needed. Now phases in green revolution. अब देखो फर्स्ट फेज आया था मिड 1960s से 1970 तक, जिसमें HYV सीड्स का यूज हुआ था. खासकर मोर रिच स्टेट्स में हुआ था, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में. सेकेंड फेज 1970 से मिड 1980s तक गया, मिड 1970 से मिड 1980s तक, जिसमें ज्यादातर स्टेट्स के अंदर हम लोगों ने यूज कर लिया था और बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में भी यूज किया. जब इनिशियली फर्स्ट फेज आया था तो सिर्फ ये पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, एंड दैट ऑल्सो ऑफ व्हीट एंड राइस ओनली, सिर्फ इन 2 क्रॉप्स में काम किया. बाद में उसने मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में काम करना शुरू किया और दूसरे स्टेट्स के अंदर भी काम किया उसने. इसका बेनिफिट क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट क्या था? सेल्फ रिलायंस, SIDE करके आप याद कर सकते हो, सेल्फ रिलायंस, इंक्रीज इन मार्केट सरप्लस, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड इनेबल्स बफर स्टॉक. अब सबसे पहले सेल्फ रिलायंस हमारा आ जाता है. सेल्फ रिलायंस में हम क्या कह सकते हैं? सेल्फ रिलायंस हमारा है कि हम लोग अब जब अपने यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमें बाहर से कुछ लेने की नीड नहीं है, हमें बाहर से लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होने की, बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होने की नीड नहीं है. तो द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स. रिजल्ट क्या हुआ? नो लॉन्गर हैड टू बी एट द मर्सी ऑफ अमेरिका. अमेरिका के टुकड़ों पे, मर्सी ऑफ अमेरिका, वो हम पे दया दिखाती थी कि हाँ हम तुम्हें दे रहे हैं टाइप. तो हम लोग को उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए थी, क्योंकि अब हम सेल्फ रिलायंट थे. कोई भी हमारे फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर मीटिंग अवर नेशंस फूड रिक्वायरमेंट्स, हम लोग खुद कर सकते थे. इंक्रीज इन द मार्केट सरप्लस, जो मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है कि हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे एक तो अपने कंजम्पशन के लिए. पहले हम लोग सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे. सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है कि सिर्फ उतना ही हम बनाते थे जितना खुद के कंजम्पशन के लिए काम आए. लेकिन अब हम लोग क्या करते थे, अब हम मार्केटेबल सरप्लस तैयार करते थे. उतना तो बनता ही था जितना सेल्फ सफिशिएंसी के लिए था, जितना सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए था. लेकिन अब हम उससे ज्यादा बनाते थे, सरप्लस में बनाते थे, जिसे हम मार्केट में सेल भी करते थे. प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स हमारे कम हुए. क्यों? क्योंकि पहले हम बाहर से लेके आते थे, इंपोर्ट था, टैक्सेस लगते थे, सब बहुत महंगा था. लेकिन जब वही चीज हमारे यहाँ पे एम्पल में उसका आउटपुट बनने लगा, ऑल्दो लोगों की डिमांड थी लेकिन अब सप्लाई भी बढ़ गई थी, तो उसके प्राइसेस भी कम होने लगे थे. एंड इनेबल बफर स्टॉक. बफर स्टॉक क्या होता है? वो स्टॉक होता है जो गवर्नमेंट अपने पास संभाल के एक्सेस में रखती है. जब कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है, कोई फूड शॉर्टेज होती है, तब गवर्नमेंट इस बफर स्टॉक को यूज करती है और इस जगह से अपने जो भी उसने क्रॉप संभाल के रखे होते हैं, स्टोरेज में रखे, तो उसको निकाल के लोगों तक पहुंचाती है. सो द ग्रीन रेवोल्यूशन इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू सिक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड अ बफर स्टॉक. इसका इफेक्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट यूजेस द बफर स्टॉक्स इन टाइम ऑफ फूड शॉर्टेजेस, एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज एंड एल्स. अच्छा, कंसर्न क्या था? इसमें कुछ प्रॉब्लम भी थी हमारी. क्या प्रॉब्लम थी कि
पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन में हो सकता था। जो हम लोग HYV सीड्स यूज करते थे उसमें पेस्ट अटैक का बहुत ज्यादा वो था। तो इसके अंदर हम लोगों का क्या था, पॉसिबिलिटी ये थी कि हमारे स्मॉल फार्मर्स और बिग फार्मर्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई थी। इसका चलो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताती हूँ, क्योंकि टाइम लिमिट जो है यहाँ पे क्रॉस हो रही है हमारी वीडियो की, आपका टॉपिक यहीं पे छूट जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो कंसर्न्स थे, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट था, वो वहां से मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर कंटिन्यू करती हूँ। तब तक आप इसको समझिए। ऑल द बेस्ट।